क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी संस्था ने विदेश से मिलने वाले पैसों से स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल या कोई दूसरी संपत्ति बनाई है और कुछ समय बाद उसका FCRA सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हुआ, तो क्या उस संस्था की बनाई हुई संपत्ति पर भी सरकार का अधिकार हो सकता है? यही सवाल इस समय FCRA यानी कि अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि FCRA का नया बिल अब सीधे संसद में पास नहीं हुआ, बल्कि इसे 31 सदस्यों वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कम्युनिटी यानी JPC के पास भेज दिया गया है। तो आखिर इस बिल में ऐसा क्या है? सरकार इसे क्यों ला रही है? विपक्ष को इस पर आपत्ति क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह बिल कानून बन गया तो NGO और विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर क्या असर पड़ेगा? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं। सबसे पहले समझिए कि FCRA आखिर है क्या। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस कानून के तहत भारत में कोई भी संस्था, NGO या संगठन विदेश से मिलने वाले पैसे तभी ले सकता है जब उसके पास FCRA की अनुमति या FCRA का सर्टिफिकेट हो। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाले पैसों का इस्तेमाल देश के कानून और राष्ट्रीय हित के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। मौजूदा व्यवस्था में FCRA सर्टिफिकेट आमतौर पर 5 साल के लिए होता है और उसे आगे जारी रखने के लिए रिन्यूअल की प्रक्रिया होती है। अब यहीं से नए अमेंडमेंट बिल की असली कहानी शुरू होती है। FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 में सबसे बड़ा बदलाव क्या प्रस्तावित है? बिल के मुताबिक अगर किसी संगठन का FCRA सर्टिफिकेट खत्म हो जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है, संगठन खुद उसे सरेंडर कर देती है या उसके रिन्यूअल नहीं होता है, रिन्यूअल एप्लीकेशन खारिज हो जाता है, तो विदेशी योगदान और उससे बनी कुछ संपत्तियों को एक डिसिग्नेट अथॉरिटी के अधीन रखा जाता है। यानी मामला सिर्फ विदेशी पैसे तक सीमित नहीं है, विदेशी फंड से बनी संपत्ति भी इस व्यवस्था के दायरे में आ सकती है। और यही इस पूरे बिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि FCRA बिल अब इतना महत्वपूर्ण हो गया है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी NGO ने विदेशी फंड की मदद से एक अस्पताल बनाया। कुछ साल बाद उस NGO ने FCRA सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराया। नए प्रस्तावित कानून के तहत ऐसी स्थिति में उस विदेशी फंड से बनी संपत्ति डिसिग्नेट अथॉरिटी के अधीन आ सकती है। अगर बाद में संस्था अपना सर्टिफिकेट दोबारा हासिल या रेवेन्यू कर लेती है, तो प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार कुछ परिस्थितियों में संपत्ति या अप्रयुक्त विदेशी योगदान वापस किए जा सकते हैं। लेकिन अगर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सर्टिफिकेट बहाल नहीं होता, तो संपत्ति की अस्थायी रूप से अथॉरिटी में वेस्ट होने का प्रावधान है और ऐसी संपत्ति को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल सरकार की किसी एजेंसी को ट्रांसफर या कुछ परिस्थितियों में डिस्पोज करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। यह बिल अभी कानून नहीं बना है। 12 अगस्त को इसे 31 सदस्यीय यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कम्युनिटी के पास भेजा गया है ताकि बिल की विस्तार से जांच और विचार हो सके। इसीलिए अभी यह कहना बिल्कुल संभव नहीं है कि NGO की संपत्ति सरकार ले सकती है या नहीं ले सकती है। असल सवाल यह है कि JPC इस प्रावधान में क्या बदलाव और क्या सुरक्षा लाने वाली है।
अब बात करते हैं विपक्ष की आपत्ति की। विपक्ष के कुछ नेता बिल को लेकर के गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि सरकार को एफसीआरए के जरिए एनजीओ और संगठनों पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण मिल सकता है। वहीं सरकार का पक्ष है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विदेशी पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। यानी एक तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकने की बात, और दूसरी तरफ है सरकारी अधिकारों और एनजीओ की स्वतंत्रता को लेकर के चिंता। इसी वजह से यह बिल इतना महत्वपूर्ण बन गया है। लेकिन बिल में एक और बड़ी बात है जिस पर शायद ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में संगठन के कुछ की फंक्शन प्रमुख जिम्मेदारी प्रस्तावित व्यवस्था में संगठन के कुछ की फंक्शनरीज यानी प्रमुख जिम्मेदार लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया गया है। इनमें कंपनी के डायरेक्टर, ट्रस्ट के ट्रस्टरीज, सोसाइटी के सोशल प्रस्तावित व्यवस्था में संगठन के कुछ की फंक्शनरीज यानी प्रमुख जिम्मेदार लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी को भी स्पष्ट किया गया है। इनमें कंपनी के डायरेक्टर्स, ट्रस्ट के ट्रस्टरीज, सोसाइटी के पदाधिकारी और संगठन के प्रबंध से जुड़े अन्य जिम्मेदार लोग शामिल हो सकते हैं। यानी भविष्य में किसी संगठन के नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सिर्फ संस्था हो नहीं बल्कि जिम्मेदार पदाधिकारी की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी भविष्य में किसी संगठन में नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सिर्फ संस्था की ही नहीं बल्कि जिम्मेदार पदाधिकारियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अब सवाल आता है, क्या इस बिल में सजा भी बढ़ाई जा रही है? दिलचस्प बात है। प्रस्तावित बिल कुछ मामलों में अधिक रेगुलेटरी पावर्स और कॉम्प्लायंस दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावित बिल कुछ मामलों में अधिक रेगुलेटरी पावर और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की बात करता है, लेकिन मौजूद कानून के तहत अधिकतम 5 साल की एम्पावरमेंट वाले प्रावधान को बिल में अधिकतम 1 साल तक करने के प्रस्ताव भी है। यानी यह कहना भी सही नहीं होगा कि बिल का हर प्रावधान सिर्फ सजा बढ़ाने के बारे में है। मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह मुख्य रूप से विदेशी फंडिंग की निगरानी, सर्टिफिकेट की स्थिति और उससे जुड़ी संपत्ति के मैनेजमेंट को लेकर के फ्रेमवर्क बदलने की कोशिश है। और अब सबसे बड़ा सवाल, जेपीसी के बाद क्या होगा? जेपीसी बिल की जांच करेगी, सदस्य इसके अलग अलग प्रावधानों पर विचार करेंगे या जरूरत पड़ने पर बदलाव सुझाव जा सकते हैं। इसके बाद संसद में बिल की आगे की प्रक्रिया क्या होगी? यानी अभी कहानी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुई, असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जेपीसी किन प्रावधानों को स्वीकार करती है, किन पर
बदलाव सुझाती है और आखिरकार संसद के सामने बिल किस रूप में आता है। तो दोस्तों, एफसीआरए यानी अमेंडमेंट बिल 2026 सिर्फ एनजीओ का मुद्दा नहीं है। यह विदेशी फंडिंग, एनजीओ रेगुलेशन और सरकारी निगरानी और विदेशी पैसे से बनी संपत्तियों के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा कानूनी बदलाव हो सकता है। लेकिन याद रखिए, अभी यह बिल जेपीसी के पास है, कानून कुछ भी अभी नहीं बना है, इस पर विचार चल रहा है। इसीलिए इसके अंतिम रूप को लेकर अभी कोई निश्चित दावा करना जल्दबाजी होगी। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही जेपीसी या संसद से एफसीआरए बिल को लेकर कोई बड़ा अपडेट आए और हम आपको उसकी पूरी और आसान जानकारी दें, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आज़ाद मंच को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, खबर के पीछे की पूरी कहानी समझाई जाती है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।